नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 की। पाठ 14 में हम देख रहे थे मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। बच्चों, हमने अभी तक देखा कि सामाजिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति मुगल काल में कैसे थी। कैसे जो है कि मुगलों ने हिंदू धर्म से अपना जो है कि समन्वय स्थापित किया ताकि जो है कि उनके सामाजिक आधार को बढ़ाया जा सके। भाई, अगर किसी भी साम्राज्य में आपको शासन संचालित करना है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रजा की स्वीकृति चाहिए कि हाँ, आप जो है बेहतर शासन कर रहे हैं। अगर प्रजा की स्वीकृति नहीं आपको मिली है तो आपका शासन बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। इसलिए क्या किया कि मुगलों ने हिंदुओं की जो है कि हिंदुओं के रीति रिवाज और जो है प्रथाएं और इसके बाद हिंदुओं के स्त्रियों से शादी करना जैसे कार्य को करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हो गया कि उनका सामाजिक जो आधार था वो बढ़ता चला गया। इसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है कि सांस्कृतिक समन्वय हुआ। सांस्कृतिक समन्वय में देखा स्थापत्य कला का समन्वय हुआ, जो है कि कैसे जो है कि गुजराती शैली और राजस्थानी जैसी शैलियों का प्रयोग जो है मुगलों ने अपने स्थापत्य कला में प्रयोग किया। फिर आप देखते हैं कि मुगलों ने जो है चित्रकारी में भी इसी तरह का प्रयोग किया, जिसमें जो है कि खूब भारतीय जो जैसे साहित्य में जिसमें रामायण हो गया और महाभारत, उनकी जो दंत कथाएँ थी उनके चित्र उकेरे गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे मुगलों ने जो है वो अपना सामाजिक आधार फैलाना शुरू कर दिया। संगीत में भी हमने देखा था तानसेन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो बच्चों, आज हम देखेंगे साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी की ही राजभाषा थी। बच्चों, मुगलों के समय में फारसी राजभाषा थी, जैसे आज के समय में भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो वैसे उस समय जो है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। इसी तरह से जब तुर्की आए थे तो उनकी भी राजभाषा क्या थी? फारसी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। बच्चों, ये जो रचनाकार हैं जैसे गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा लिखे थे। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। बदायूनी ने जो है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ऐसे ये सब फारसी के रचनाकार थे जिन्होंने जो है मुगल दरबार में उपस्थित थे और इन्होंने जो है फारसी में साहित्य लिखे। फिर इसके बाद आप देखेंगे शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और उसने जो है कि बहुत सारे ग्रंथों को संस्कृत का फारसी में अनुवाद करवाया और जो है कि फारसी में कई साहित्य भी लिखे। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। मतलब इसने उपनिषदों का जो भारत में उपनिषद जिसमें 52 उपनिषद हैं, 12वां उपनिषद का 52 उपनिषद हैं, 12 नहीं 52 उपनिषद हैं, 52 उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम सिर-ए-अकबर था। इसके बाद भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया। फिर इसके बाद योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। तो इस तरह से उसने जो है कि बहुत सारे साहित्य को जो है कि फारसी में उसका अनुवाद करवाया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। बच्चों, जो है कि मुगलों के समय में ऐसा नहीं था कि फारसी भाषा का ही विकास हुआ, यहाँ हिंदी भाषा का भी खूब विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी में खूब साहित्य लिखे गए। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। फिर इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में साहित्य लिखे, अपने कविताएं लिखी। तो इन सब ने जो है कि अपना हिंदी में साहित्य की रचना की। इसी के बाद आप जाने स्थानीय देवता जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण लिख दी। सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी जैसे साहित्य की रचना की। मीराबाई ने साहित्य की रचना की। तो ये स्थानीय भाषा में अपने साहित्य को रचकर जो है हिंदी को क्या है एक जो है कि प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किए। फिर आप देखेंगे बच्चों, यातायात। मध्यकाल में यातायात के लिए 2 साधन प्रयुक्त होते थे। मालवा
सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। बच्चों, जब भी कहीं से वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और ले आना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप संसाधन जोड़ते हैं कि कैसे हम वस्तु को लेके जाएंगे। या तो स्थल मार्ग का मतलब सड़क होगा या घोड़े होंगे या खच्चर होंगे या इनके माध्यम से आप सड़क से जाएंगे। दूसरा माध्यम ये है कि आप समुद्र के माध्यम से, आप नाव के माध्यम से एक देश से दूसरे देश से व्यापार करिए। तो क्या हो गया कि मुगल जो है वो व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई सड़क अगर मान लीजिए जा रही है तो उसे बीच बीच में सराय बनाते थे, जिसे विश्राम गृह बोला जाता था। वहाँ पर मुगल अधिकारी होते थे। और दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पर व्यापारियों को रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी, ताकि उनके माल की सुरक्षा भी हो सके और उनके विश्राम के लिए स्थान भी मिल जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका व्यापार बढ़ा, यातायात बढ़ा। जब यातायात आपके यहाँ बढ़ेगा तो आपको चुंगी प्राप्त होगी। चुंगी जो प्राप्त होगी उससे क्या है, देश की या राज्य की आय में वृद्धि होगी। तो इसीलिए मुगल जो है यातायात को बढ़ावा दे रहे थे। फिर इसके बाद व्यापार 17वीं शताब्दी की बात। 17वीं शताब्दी का मतलब बच्चों 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच के समय, 100 साल के समय को बोलते हैं 17वीं शताब्दी। के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना। बच्चों, एक चीज़ आप याद रखिए कि जब भी कोई बृहद साम्राज्य होगा और जहाँ शांति व्यवस्था होगी वहाँ व्यापार जो है बड़ा अच्छा होगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जो है कि अगर बड़ा साम्राज्य नहीं है, तो अगर मान लीजिए 10 साम्राज्य हैं तो आपको एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने पर 10 जगह आपको चुंगी देना पड़ेगा। तो आपकी वस्तु जो 1 रुपये है वो हो सकती है कि अगर 10 जगह चुंगी 1-1 रुपया दे रहे हैं तो वो 10 रुपये की हो जाएगी। जबकि वो हो सकता है कि इससे क्या होगा कि आपकी वस्तु वहाँ जाकर बिकेगी नहीं, महंगी हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़, अगर बड़ा साम्राज्य है तो एक बार आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक बार चुंगी देना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहे जहाँ भी व्यापार कर सकते हैं, जहाँ भी वस्तुओं को ले जाया और ले आया जा सकता था। दूसरा चीज़, अगर शांति व्यवस्था स्थापित है आपके यहाँ, तो अगर शांति व्यवस्था है तो आपके यहाँ लूटपाट नहीं होगी, आपका माल सुरक्षित रहेगा। तो इससे भी क्या है, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए थे। बच्चों, जब भी कोई वस्तु आयात की जाती थी, आयात मतलब होता है कि दूसरे देश से भारत में अपनी वस्तु मंगाना, दूसरे देश से वस्तु को अपने देश में मंगाना, उसे आयात बोलते हैं। तो इससे क्या होता था कि आयात पर एक समान कर था कि नहीं हिंदुओं पर कोई कर लेगा, मुस्लिमों को कोई कर लेगा और अन्य व्यापारियों के उन पर कोई कर लेगा, ऐसा नहीं, सबसे एक समान कर वसूल किया जाता था। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। बच्चों, जो भारतीय जो रुपया मुगलों ने जारी किया कि भाई हमारी ये मुद्रा है, इससे आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो क्या हुआ कि विदेश जो शासक थे वो भी उनकी मुद्रा को मान्यता देते थे, हाँ ये जो है मुगलों की मुद्रा है और इससे वस्तु की खरीद और बिक्री की जा सकती है। फिर इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़ा बनाना। बच्चों, हमारे यहाँ में ये तो व्यापार वाणिज्य तो हो ही रहा था, लेकिन कपड़ा बनाना भारत में बहुत जो है कि प्रमुख क्या था, व्यवसाय था। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना, उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव थे। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। बच्चे, आज भी बनारसी साड़ी सबसे फेमस है। फिर पाटन, गुजरात का पाटन कपड़ा, तो गुजरात तो कपड़ा का केंद्र ही बोला जाता है। फिर बिहार में पटना, उड़ीसा में, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चों कि यहाँ कपड़ा खूब बनता है। तो यहाँ से कपड़ा जब बनता था तो वो पूरे देश में व्यापार होता था और पूरे देश से कई बार जो है कि भारत से बाहर भी दूसरे देशों में भी इन वस्त्रों का व्यापार होता था। फिर
फिर आप देखेंगे कि ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर मलमल बहुत अच्छा होता था, तो मलमल का विदेशों में बहुत मांग थी, तो यहाँ से विदेश भी जाया करता था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। साल तथा गलीचा बुनने के व्यवसाय ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की, मतलब गलीचा का व्यापार हुआ या कपड़े को बुनने का व्यवसाय, ये बहुत फेमस था। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। बच्चों, जैसे व्यापार को बढ़ावा देने का पहले तो ये हुआ कि हाँ, भारत में वस्तुएं खूब उत्पादित हो रही थी, और जब वस्तुएं उत्पादित होगी तो जो दूसरे देश के व्यापारी हैं वो आएंगे तो आके आपके यहाँ से वस्तुएं लेके जाएंगे। तो इसी तरह से जो डच व्यापारी थे वो भारत में आए, और वो जो है और अंग्रेज व्यापारी आए तो वो पहले आकर कहें कि हमको केवल क्या है, आपसे व्यापार करना है, हम यहाँ पर साम्राज्य स्थापित नहीं करने आए हैं। तो वो व्यापार करते थे, तो उनको व्यापार से लगभग 60 से 70 गुना मुनाफा होने लगा। जब मुनाफा होने लगा तो वो और अधिक व्यापार करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भारत से व्यापार बढ़ा, और भारत से व्यापार बढ़ा तो जो मुगल शासक थे उनको खूब अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त होने लगी। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली, और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया कि भाई भारत की वस्तुएं जो है यूरोप में जाने लग गई। सूती कपड़ा यूरोप में जाने लग गया, मलमल जाने लग गया, रेशमी कपड़ा यूरोप में जाने लग गया, तो भारतीय व्यापारियों को जो है वो लाभ मिलने लग गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। बंदरगाह जहाँ से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हों। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। मतलब बच्चों, ये सारी वस्तुएं कहाँ से, भारत से बाहर जाती थी। इंडोनेशिया जा रही हैं, चीन जा रही हैं, भारतीय टापू मतलब वो जावा हो गया, इन सब देशों पे जा रही है, फिर इधर यूरोप में जा रही हैं। तो भारत बहुत बड़ा क्या है, निर्यातक था। इसी प्रकार सोना प्रमुखता द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मुगा व अन्य रत्न फारस व अरब से के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। मतलब बच्चों, भारत निर्यात ही नहीं करता था, आयात भी मंगाता भी था। जैसे जो है सोना मंगा रहा है, फिर उसका मूंगा मतलब होता है ये रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र बनाने के कपड़े होते थे। ये सब कहाँ से, भारत जो है दूसरे देशों से मंगाता था। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। बच्चों, घोड़े का प्रमुख आयात होता था कि घोड़े जो है मध्य एशिया के सबसे उच्च कोटि के, इसका युद्ध में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद फिर पक्षी हो गया, मोम हो गया, ये सब मध्य एशिया से या तिब्बत से, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। बच्चों देखिए, भारत के बाहर मतलब भारत एक दूसरे देशों को तो वस्तुओं में व्यापार करता था ही, लेकिन भारत के आंतरिक भागों में भी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत जो है कि फेमस था। आंतरिक व्यापार भी बहुत अच्छा होता था। मतलब कहने का जैसे सूती वस्त्र है जो गुजरात में उत्पादित हो रहा है, वह बंगाल में जाता था। बंगाल से जो रेशम है वो गुजरात आता था, या कर्नाटक जा रहा है, या महाराष्ट्र जा रहा है, या जम्मू कश्मीर जा रहा है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका आयात निर्यात होता था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। भाई एक गांव में बाजार है ही है, तो अब गांव का जो बाजार है वो कहाँ से, दूसरे जिलों से या दूसरे क्षेत्रों से वस्तुएं मंगाता है, तो उसका जो है कि गांव के लोग उपयोग करते हैं। तो इससे भी व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। कस्बे के बड़े बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। भाई कस्बों में भी बाजार कई बार लगते थे।
आप देखे होंगे कि जैसे जो है कि कुछ ऐसे समय होता है कि मंगलवार को यहाँ मार्केट लगेगी, शनिवार को मार्केट लगेगी, तो वो कस्बों की मार्केट होगी जहाँ दूर दूर से व्यापारी अपनी वस्तुओं को लेकर आते हैं और बेचते हैं। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। मतलब इतने बड़े 40,000 बैलों में अपना जो है सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे लोग व्यापार करने या जो है मंडी लगाने। तो मतलब कहने का आशा ये देखिए कि कितना जो है कि बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। बच्चों आप देखेंगे कि सेना में तो जितनी व्यवस्थित सेना जो है मुगलों की थी उतनी व्यवस्थित सेना जो है दिल्ली सल्तनत की नहीं थी। राजस्व देखेंगे कि मुगलों ने राजस्व बड़ा अच्छा लगाया, मतलब जो है कि जन कल्याण के आधार पर जो है या जन कल्याणकारी जो भी कर था उसी के हिसाब से टैक्स लिया। लेकिन जो आप देखें सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी 50% से अधिक कर लेता था। तो इससे क्या हो गया कि जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। व्यापार वाणिज्य आप देखेंगे मुगलों की व्यापार वाणिज्य अच्छी स्थिति थी, यही इसीलिए उनका प्रदेश बहुत विकास भी किया। अगर व्यापार वाणिज्य आपके यहाँ बेहतर नहीं है तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। फिर कृषि कार्य, भाई खेती भी बहुत अच्छी होती थी। तो इससे मुगलों का क्या हुआ कि विकास होता चला गया, और मुगल धीरे धीरे क्या हो गया, भारत के लंबे समय तक लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन का संचालन किया। तो नमस्कार बच्चों, आज इतना ही, अब कल आगे पढ़ाएंगे।